नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं इस समय जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा उनका प्रसिद्ध उपन्यास नरकुंड में वास। यह उपन्यास धरती धन्ना अपना उपन्यास का आगे का संस्करण है। इसमें काली नामक युवक की कहानी है। वही काली जो धरती धन्ना अपना नामक उपन्यास का नायक है। मूलतः यह एक दलित उपन्यास है। एक दलित वर्ग की रहन सहन, उसकी पीड़ा, मानसिकता को व्यक्त करता है। और जैसा कि इस उपन्यास का नाम ही है नरकुंड में वास, ये अपने नाम को पूरी तरह सार्थक करता है। नर्क इसी धरती पर है और जहाँ ये लोग काम करते हैं, चमड़ा फैक्ट्री या फिर जहाँ कहीं भी काम करते हैं, जैसा इनका रहन सहन वह नर्क से भी बदतर है। चारों तरफ बदबू, बदबू का ढेर, चमड़ा फैक्ट्री जहाँ पर बहता हुआ मांस, सड़ा गला मांस, चारों तरफ चील कौवों की हाहाकार। ऐसे माहौल में वो दिन रात काम करते हैं। वहाँ रहने पर भी जहाँ चारों तरफ धुआं, गंध, मैली कुचैली नालियाँ, मच्छर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, ऐसे माहौल में रहना, जिस पानी से वो नहाते हैं उससे जानवर भी ना नहाए, साक्षात नर्क के दर्शन कराता है। अभी तक हमने इस उपन्यास में देखा कि काली जब गांव से दोबारा भाग कर आता है, काली गांव से भागता है क्योंकि गांव में अपनी ही बिरादरी की एक लड़की ज्ञानों से उसका इश्क हो जाता है और इश्क के चलते ही वह ज्ञानों गर्भवती भी हो जाती है। गर्भवती हो जाने से गांव में कट्टरता और अविश्वास, अंधविश्वास के कारण अपनी ही बिरादरी के युवक से शादी न कर उसके भाई और माँ के द्वारा ज्ञानू को संखिया पिलाकर मार दिया जाता है। सारा गांव काली का दुश्मन हो जाता है और काली को पुनः गांव छोड़कर भागना पड़ता है, क्योंकि काली गांव में पक्का मकान बनवा रहा था। गांव भर में काली का सम्मान था, पर इस कृत्य ने काली को गांव भर से भागने पर मजबूर कर दिया। काली जब गांव से भागकर शहर आया था तो एकदम दीनहीन, असहाय, उसको लगता था कि वह कहीं आत्महत्या कर ले, पर वह शहर में रहता है और कुछ लोगों के द्वारा मदद करने पर लगभग वह 1-2 साल तक शहर में रहता है। पहले वह मंडी में काम करता है, किसी तरह की बेगार करता है। फिर उसके मित्र के द्वारा उसको एक चमड़ा फैक्ट्री में काम दिलवा दिया जाता है। चमड़ा फैक्ट्री में भी काम करते करते काली को लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया। चमड़ा फैक्ट्री में चूने, कीकर और तेजाब मिले पानी में दिन रात घालों को धोते धोते उसके पूरे शरीर में खुजली उत्पन्न हो गई। वहाँ काम करने वाले प्रत्येक मजदूर के शरीर में खुजली उत्पन्न हो गई। खुजली का रोग वहाँ सबको हो जाता है और सबके शरीर का रंग बदल जाता है। इतनी घनघोर बदबू और चारों तरफ मक्खी मच्छरों के बीच काम करना, वहीं खाना, यही उनके जीवन की नियति है। वहाँ रहते रहते वहाँ सब उसके मित्र हो जाते हैं। किसने नामक एक व्यक्ति, जिसके माध्यम से वह फैक्ट्री में काम पे लगा था, वह उसके घर जाता है। उसके भाई के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है। वह उसको भी अपना ही भाई मानता है, जिसका नाम कल्लू होता है। कल्लू काली को बहुत स्नेह करता है, काली भी कल्लू को बहुत स्नेह करता है। वह उसको पैसे भी देता है। वह यानी कि काली ये चाहता है कि उसकी बिरादरी का बालक भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। जब कल्लू अपने मन की बात काली को बताता है कि वह वलायत जाना चाहता है, वलायत यानी विलायत, विदेश, तो काली को बहुत अच्छा लगता है। काली उसकी मदद भी करता है और उसके शरीर और स्वास्थ्य के प्रति सदैव चिंतित रहता है। और कभी कभी वह कारखाने में विद्रोही रूप भी धारण कर लेता है। कारखाने में उसको जो सुविधाएं नहीं मिलती, वह लोगों से कहता है कि तुम लोग क्यों फोरमैन की गालियां सुनते हो और सुविधाओं के लिए क्यों नहीं कहते हो। कम से कम एक साफ पानी का ट्यूबवेल या कोई व्यवस्था, नल तो होना ही चाहिए, जिससे हम लोग साफ पानी से नहा तो सकें, चैन की सांस ले सकें। कम से कम प्लास्टिक के जूते ही मिल जाए, जिससे चमड़ा धोने में दिक्कत ना हो, चमड़े के पानी में हाथ पैर से रगड़ना ना पड़े, तो दस्ताने मिल जाए। ये बेसिक ज़रूरतें भी होनी चाहिए। तो वहाँ के लोग उसके ही ऊपर हंसते और कहते कि किसी ने यहाँ ज़बरदस्ती किसी को बांध नहीं रखा। यदि फोरमैन से कहेंगे तो वह तुरंत निकल जाने की बात कहेगा। इस तरह सब शांत हो जाते, पर काली के मन में एक विद्रोह हमेशा उठता रहता और वहाँ के यथार्थ स्थिति से काली बहुत दुखी रहता। फिर दोनों किसने के घर आते हैं और जाते रहते हैं और उसके भाई से मिलते रहते थे। किसने का परिवार इस समय गांव गया हुआ था। काली को फोरमैन से बार बार बात करने का मन होता कि हमको भी कोई सुविधाएं मिलें, पर सभी के डर के मारे काली कुछ कह नहीं पाता। एक दिन फैक्ट्री में एक व्यक्ति आता है बाहर का, तो सबको लगता है कि यह कोई नेता है और काली उनके सामने जाकर बात करता है। काली ज़बरदस्ती खड़ा हो जाता है और बात करता है
और फोरमैन से भी बात करता है। काली को अपनी बगल में खड़ा देख फोरमैन तिलमिला गया। लट बनकर मेरे सिर पर क्यों खड़ा है? जा अपना काम कर। फोरमैन जी, काली हाथ मसलने लगा। लगता है मुंशी जी के साथ मालिक का खास आदमी आया है। तुम्हें कैसे पता? फोरमैन ने हैरानी से पूछा। मुंशी जी, उसे अपनी कुर्सी पर आपने बिठाया है, आप बेंच पर बैठा है, बहुत हलीमी से बात कर रहा है। फोरमैन गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने लंबी सांस छोड़ी, जैसे कहना चाहता हो कि सफ़ेद पोश व्यक्ति उसके हाथ में हुक्का देखकर कहीं बिगड़ न जाए। वह खाली हाथ ही दफ्तर की ओर चला गया। फोरमैन जी, एक विनती करनी थी। बोलो। वह रुका। अगर वह व्यक्ति मालिक का आदमी हो तो हमें भी उससे बात करना है। काली ने हाथ जोड़े। किस बारे में बात करोगे? फोरमैन ने कहा और काली को शक की नज़रों से देखा। यही कि हमें भी कुछ सहूलियतें मिलने चाहिए। काम तो बहुत गंदा है और पाँव और खुजली जैसे रोग और बीमारियां हमको लग जाती हैं, जो बाद में बिगड़कर कोढ़ भी बन जाती हैं। काली थोड़ा आवेश में आ गया। सोच में डूबा फोरमैन सिर हिलाता है। मुंशी ने बेंच पर बैठे बैठे ही गर्दन घुमा फोरमैन को दफ्तर में आने के लिए आवाज़ दी तो वह सिहर उठा, जैसे गहरी नींद से अचानक जगा दिया गया हो। उसने काली की ओर ध्यान से देखा। कौन बात करेगा? कोई भी कर लेगा। किरणू भाजी है ना, मैं हूँ। फोरमैन सोच में पड़ गया। उसे यूँ महसूस हुआ कि कारखाना उसके हाथ से खिसक रहा है। उसने सारी उम्र इन लोगों को डांटा है, गालियाँ दी हैं और तंग किया है। इनका खून पसीना मालिक के लिए निचोड़ा है। अगर फिर भी मालिक अपने फ़ायदे के लिए उसे धता बता रहा है, मुंशी मेरा हाकिम बन रहा है, तो इनकी बांगें खोल खूंखार कुत्तों की तरह मालिक और मुंशी के पीछे डालने में क्या संकोच है? बिल्कुल ही ऐसा ही करना चाहिए। फोरमैन ने कहा कि जाना और अकड़ कर बात रखना, सर मत झुकाना। अच्छा, पहले मैं उसकी बात सुन लूँ। मुंशी ने ज़िंदगी में पहली बार अपने कमरे में उसको बुलाया था। साथ में ज़रूर कोई तगड़ी आसामी होगी। फोरमैन बुदबुदाया। काली ने कारखाने में अपनी नौकरी के दौरान पहली बार फोरमैन को परेशान देखा। वह इस बात पर हैरान था कि फोरमैन किसी से सीधे मुंह तो बात नहीं करता, आज उसे मर्द बनने की नसीहत क्यों दे रहा। फोरमैन छोटे छोटे कदम उठाता हो दफ्तर की ओर बढ़ा, जैसे भूखे शेर की गुफा में जा रहा हो। दरवाजे पर तनिक रुका तो मुंशी ने बेंच पर बैठे बैठे आवाज़ दी। फोरमैन जी, आने में बहुत देर कर दी। सेठ जी कब से इंतजार कर रहे हैं। सेठ शब्द सुन फोरमैन रहा सहा हौसला भी छोड़ देता है। उसे महसूस हुआ कि सारी उम्र मेहनत और कमाई मिट्टी में मिल रही है। अब बुढ़ापे में नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ेगा। दहलीज में कदम रखते ही फोरमैन की नज़र सामने कुर्सी पर बैठे नौजवान पर पड़ी। उसका रंग सांवला, कद दरमियाना और शरीर गठा हुआ था। सिल्क का कुर्ता और पैजामा पहन रखा था। उंगलियों पे अलग अलग नगों से जड़ी अंगूठियाँ थीं। सेठ जी, यह हमारा फोरमैन है, फुम्मन राम। यूँ समझो यह कारखाना इसी का बनाया हुआ है और इसी से चल रहा है। मुंशी की जुबान से अपनी प्रशंसा सुन फोरमैन का हौसला कुछ बंधा। उसने नज़र भर उस नौजवान की ओर देखा। महसूस हुआ कि मुंशी उसे दफ्तर में बुलाकर ठीक है कर रहा है। फोरमैन जी, मुंशी के मुंह से अपने लिए जी संबोधन सुनकर उसकी खुशी और हैरानी दोनों बढ़ गई। फोरमैन ने इस बार कुर्सी पर बैठे नौजवान को बहुत आदर से देखा। उसके हाथ फिर अपने हाथ अपने आप जुड़ गए। फोरमैन जी, मुंशी की आवाज़ ऊंची हो गई। जी मुंशी जी। सेठ जी अधर्मी बिरादरी के शिरोमणि नेता दानवीर सेठ राम बक्सी राम जी के सगे भतीजे हैं। मुंशी ने एक एक शब्द पर जोर दिया, जिससे फोरमैन को उसकी हैसियत का अंदाज़ा हो जाए। धन्य भाग हमारे जो इतने बड़े महापुरुष हमारे पास हमारे सरांध भरे कारखाने में पधारे। फोरमैन जमीन को छूकर अपने हाथ माथे पर लगा लेता है। सेठ जी खुद आप लोगों को चलकर न्योता देने आए हैं। न्योता? किस बात का? फोरमैन ने हैरान होकर पूछा। आज शाम इनके परले दफ्तर के पास खुली जगह में अधर्मी बिरादरी का जलसा हो रहा है। अरे, इस छोटे से काम के लिए सेठ साहब को इतनी तकलीफ करनी पड़ी? आप, फोरमैन ने विश्वास भरे स्वर में कहा, आप अपने यहाँ किसी को भी भेज देते तो सब चले आते। अच्छा, मैं चलता हूँ, और कई जगह भी जाना है। सेठ राम प्रकाश ने उठते हुए हाथ जोड़े। दर्शन जरूर देना, बहुत ज़रूरी बातें करनी है। बिरादरी की इज्जत और बरकत का सवाल है।
सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यहाँ पर फोरमैन सब देख लेगा। मुंशी ने फोरमैन की ओर देख सेठ राम प्रकाश को आश्वासन दिया। मुंशी की बात सुन फोरमैन और भी चौड़ा हो गया। कुछ अहंकार और कुछ घृणा भरे स्वर में बोला, सेठ जी आप तो खामोखा इस गंदगी में आए और परेशान हुए। आप यदि किसी कुत्ते के हाथ भी संदेश भिजवा देते तो सबको रस्सी से बांध कर ले आता। दालान में छिपकर खड़े लोगों में थोड़ी हलचल हो गई। एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन नजरें झुका ली। फोरमैन की बात उन्हें स्वीकार थी। काली भी अपने हौज के पास खड़ा सुन रहा था। फोरमैन के वतीरे पर बहुत हैरान था। कुछ समय पहले यही फोरमैन उसको मर्द बनने की हिदायत दे रहा था। काली ने दालान में छिपे अपने साथियों की ओर देखा, फिर किरपू को आवाज़ दी, भाजी आ बात कर लें। किरपू आ तो गया लेकिन झिझक रहा था। काली रहने दे, फिर कभी कर लेंगे, आज और कल में कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही बात करेंगे। सेठ रामप्रकाश दफ्तर से बाहर निकला तो काली लपक कर उनके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों हाथ जोड़, सेठ आपसे बात करनी है। काली को देख फोरमैन भड़क उठा, कुत्ते की औलाद, तेरी ये हिम्मत, सेठ साहब का रास्ता रोके, पीछे हट, नहीं तो तेरा एक एक पंच ढीला कर दूंगा, तेजाब की हौज में फेंक कर तुझे पूरी तरह गलनी कर दूंगा। फोरमैन को लाल पीला होता देख उसकी भभकियाँ सुन काली के भी तेवर बदलने लगे और नथुने फड़फड़ा उठे। काली को पीछे धकेल सेठ के लिए रास्ता बनाने की नीयत से फोरमैन ने अपने बाजू आगे किए तो काली ने भी कंधों को हिला जुला अपनी बाहों को सीधा कर लिया। चल भाग यहाँ से, बड़ा चौधरी बना फिरता है कारखाने में। फोरमैन और काली की और देख लाल आंखें निकाली। नहीं नहीं फोरमैन जी बात करने दो, आखिर जमहूरियत का ज़माना है, अपना राज्य है तो कोई बात क्यों ना करे। फोरमैन ने जब एक बार काली को टोकने की कोशिश की तो वह कुछ खींच गया। यस वो सेठ नहीं है, कारखाने के मालिक सेठ और हैं, मुंशी ने काली को बताया। ओह तो उसे बात करने दो ना, सेठ रामप्रकाश ने हाथ से चुप रहने को कहा। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। सेठ जी, काली ने कहा, आप तो देख ही रहे हैं, लगातार हाथ मल रहे काली ने कहा कि चमड़ी धोते धोते हम लोगों का क्या हाल हो गया। सारा दिन गंदगी, नमक, चूने और तेजाब के पानी से खेलना पड़ता है। खास, खुजली जैसी 100 बीमारियां लगती हैं। हाथ पाँव में पा पड़ जाए तो कोढ़ का रोग भी लग सकता है। लेकिन यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, पीने के लिए ताज़ा पानी तक नहीं है और नहाने के लिए नल तक नहीं है। थोड़ी देर में ही काली की झिझक भी दूर हो गई। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, सेठ रामप्रकाश ने काली के चुप होने पर इशारा किया। शाम को आप लोग वहाँ आ रहे हैं, कारखाने के मालिक सेठ साहब भी रहेंगे। उस जलसे में आने का उन्होंने वादा किया है, वहीं उनसे बात हो जाएगी। कोई और बात कहे सुने बिना ही वह गली की ओर आगे बढ़ गए। मुंशी भी उनके पीछे पीछे चला गया। फोरमैन ने थोड़ी देर उनका पीछा किया लेकिन जब सेठ रामप्रकाश या मुंशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो वह कारखाने लौट आया। सब लोग अभी तक अपनी अपनी जगह खड़े खुसर फुसर कर रहे थे। फोरमैन को देख वे सब चुप हो गए। फोरमैन काली के सामने एक क्षण के लिए रुका, उसकी आंखों में जी भर देखा और बिना कुछ कहे आगे निकल गया। सब लोग अपने अपने काम पर लौट रहे थे। कारखाने में सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ थी। फोरमैन बहुत शांतिपूर्वक काली को देख रहा था और उसको समझने की कोशिश कर रहा था। बार बार वह काली को देखता, उसको समझ में नहीं आता कि इससे कैसे बात करें। सभी आपस में खुसुर फुसुर बात कर रहे थे। यहीं इसके मासूम की पड़ोसन या सांप लड़ जाए तो उसे संखिया खिला दी जाए। यारा तमाशबीनी छोड़ो, मामला बहुत गंभीर है। किरपू ने सबको खामोश रहने का आदेश दिया। काली तू ही बता, हमें क्या मांगे रखनी चाहिए। सब लोग शाम को मैदान में जाने के लिए सोच रहे हैं कि अपनी अपनी क्या क्या मांगे रखें। किरपू भाजी आप ही कोई सलाह दो। क्या सलाह दूं? किरपू ने लंबी आह भरी। हमारे हाथ पैर तो क्या बाल बाल मालिक के पास गिरवी है। भाजी मैं समझा नहीं। काली ने आंख भर किरपू की ओर देखा। इसलिए क्योंकि तुम्हें यहाँ आए अभी साल भर तक हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ऊपर से बाल बच्चे भी नहीं हैं। किरपू ने काली की ओर लंबी सांस खींचकर कहा। अन्य लोग भी बहुत गंभीर और उदास हो गए। उनको उदास काली देख काली की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। किरपू ने जोर जोर से सिर झटका। रब हम जैसा किसी को ना पैदा करें। यहाँ कैसा जीना कैसा मरना, हमारा तो अपने ऊपर भी कोई अधिकार नहीं है। अब काली और भी परेशान हो गया।
किरपू ने लपक कर मटके से पानी पिया और मुंह पर छींटे मारे, जिससे उसका मन किसी हद तक शांत हो गया। और उसने कहा, तेरे से भी मुंशी ने पक्के कागज पर अंगूठा लगवाया है कि नहीं? पक्का कागज यानी स्टाम्प पेपर ना? काली ने धीरे से सिर हिलाया। इसीलिए तो काम बंद करने की सलाह दे रहा था। किरपू ने काली की आंख में झांका, गहरे असमंजस में देख दोनों हाथ कंधे पर रख दिए। भलैया, हम सब इस कारखाने के कर्जाई हैं। हर कामे के सिर पर 150 रुपए का उधार है और पक्के कोरे कागज पर सबके अंगूठे हैं। कोई दूसरा मालिक खरीद कर तो हमको ले जा सकता है, पर हम अपने मन से यहाँ से नहीं जा सकते। किरपू की बात सुन सबकी उदासी और ज़्यादा गहरी हो गई। काली की गर्दन झुक गई। बहुत अधिक वह परेशान हो उठा। पक्के कागज पर हमारे अंगूठे अलग मामला है और सहूलियतें मांगना अलग मामला है, काली ने कहा। सब खामोश और सहमे हुए थे। काली गहरी सोच में डूबा हुआ था और बेबसी से सबकी ओर देख रहा था। छोड़ो मांगे मांगे, संसार का बक्कर हमेशा ऐसे ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा संसार का कारोबार चाचा? नाथी ने पूछा। ओए, तेरे सामने ही है। माँ बाप अपनी औलाद की हाजत ज़रूरत नहीं पूरी कर पाते, मालिक क्या करेगा? जब आया ही ऊत तो जाए किसको किसको संभालोगे? इसी तरह सब आपस में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी बात लड़ने झगड़ने तक तय हो गई तो सब शांत हो गए। सब ने कहा, आपस की लड़ाई की बात नहीं है, सलाह मशवरा करने की बात है। आधे घंटे बातचीत के बाद भी वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ सेठ मिल जाए तो बात कर लेंगे। कौन सा हमारी समस्याओं के बने बनाए हल साथ में वह लेकर आया होगा? जिंदर बोला, यार एक बात तो मनवा ही लेना। नीहिले ने सिर खुजाया। क्या? यहाँ अव्वल तो बिजली या इंजन से चलने वाला ट्यूबवेल लगना चाहिए। उसे मोटी धार बांधकर ठंडा पानी गिरेगा, नहाने में शरीर को ठंड पड़ेगी। निहाले ने अपने को सिकोड़े हुए यूं कहा जैसे सचमुच उसे ठंड महसूस हो रही। उठो यारे, जल्द से चलते हैं, सब लोग वहाँ कोई फैसला होगा। यही ठीक है। बाकी लोग भी उठ गए। काली हैरान और परेशान अपने साथियों की तरफ देखता रहा। तू क्यों परेशान हो रहा? चल, दुनिया का सब कारोबार ऐसे ही चलता है, किसी सलाह मशविरे के बिना। काली ने बरियन की ओर ध्यान से देखा। उसे यूं लगा जैसे उसका दिमाग भटक गया हो। खास खुजली के अलावा उसे पागलपन का भी दौरा पड़ गया। अपनी ओर काली को ध्यान से देखता हुआ बरियामा उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ और अपना हाथ उसके मुंह में दे लाल लाल आंखें निकाली। मुझे पता है तू मुझे पागल समझ रहा है, मेरी बातों पे हंस रहा है ना भाजी? ये आप क्या कह रहे हैं? काली ने नरमी से बरियामे का हाथ परे कर दिया। ओए मुंडिया! बरियामे ने काली के सामने सीधे खड़े हो टेढ़ा गर्दन करके, मैं पागलपन नहीं बता रहा हूँ, बहुत ऊंची और पहुंची हुई बातें कर रहा हूँ। हाँ हाँ भाजी। किरपू ने बरियामे के दोनों हाथ पकड़ उसे हटा लिया। तुम्हारी बातें बहुत गूढ़ और ज्ञान की है, इन छोकरों के पल्ले कहाँ पड़ने वाली हैं? और धीरे धीरे सब उसी मैदान की ओर इकट्ठा हो गए। लाउड स्पीकर पर रिकॉर्ड की तक आवाज़ गूंज रही थी। उसमें गाना कम और शोर ज़्यादा था। जलसे में क्या होगा? किसने ने काली से पूछा। भाजी, वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा, बिना जाने बुझे और क्या बता सकते हैं। सेठ हुआ तो बात करेंगे। बंसा एक कदम आगे बढ़ काली के बराबर आ गया। जरूर करेंगे, बात करने में क्या हर्ज है? हमें विनती ही तो करना है, कौन सा लाठी चलाना है, झगड़ा तो करना नहीं। वे किसी हद तक आश्वस्त हो गए। जलसा घर के नज़दीक पहुंचते ही शोर बहुत बढ़ गया। लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत तीखी थी, कानों के पर्दे से सीधे टकरा रही थी। जलसे का इंतजाम खुली और खाली जगह पर किया गया था। एक कोने में स्टेज लगाई गई थी, सामियाना था। स्टेज पर मेज के पीछे पीछे कुर्सियां थी। सभी लोग वहां एकत्रित हुए थे। सारे लोग, बिरादरी के सारे लोग आए हुए थे। आगे सोफे पड़े हुए थे जिनमें कुछ सम्मानजनक व्यक्ति बैठे हुए थे। जो गरीब और दलित लोग थे उनके लिए पीछे बैठने का इंतजाम किया था। स्टेज के बाएं हाथ कुर्सियों की तीसरी कतार पर परली तरफ सभी बैठे थे। काली ने बात की। काली ने उन्हें देख पंजे के बोझ से उठा और कंधे को उचकाने लगा जैसे आपस में बहुत फंस कर बैठे होंगे। वो तो बैठे हैं। सिर हिला किरपुर स्टेज की ओर देखने लगा और अपने मालिक की ओर देखने लगा। जब माली राम ने माइक से ऐलान किया, आप सबके दिलों की धड़कन, फख्र कौम, नौजवान नेता सेठ राम प्रकाश आपके सामने बेशकीमती विचार रख रहे हैं। विचारों से अधिक वहाँ सबको चंदा जमा करने के लिए कहा गया था, जिससे बिरादरी में एक बड़ा सा मंदिर बन सके। सब उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे।
और तालियां बजा रहे थे। इस बार तालियों की गड़गड़ाहट कुछ देर तक रही और माली राम तो सेठ राम प्रकाश जिंदाबाद के नारे लगवाता लगवाता दोहरा हो गया। और जब एक बार फिर वह टिक गए तो राम प्रकाश आगे बोला, मैंने अपने देश और दुनिया की तारीख बहुत गहराई से मुल्तमा की है। आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों और बिरादरियों ने तरक्की की है जिन्होंने अपनी धाक जमाई है, जिनकी अपनी पहचान है। सब लोग खामोश बैठे रहे, जैसे राम प्रकाश का प्रश्न उनकी समझ में नहीं आया। आखिरी शब्द कहते कहते राम प्रकाश की आवाज़ डूब गई और दुख खेद के कारण उसका गला रुंध गया। इस बार तालियों की गरज और गूंज और देर तक रही। जब लोग शांत हो गए तो राम प्रकाश ने खखार कर गला साफ किया, आप लोग बाकी बिरादरियों की तरफ देखो, बाकी धर्मों की ओर ध्यान दो। किस शान और शौकत से अपने गुरु और भक्तजनों की पूजा करते हैं, श्रद्धा अद्भुत दिखाते हैं। लोगों के चेहरे पर छाई परेशानी और उदासी दूर हो गई। राम प्रकाश ने उन्हें समझाया, सयाने कहते हैं कि गिरे पैरों का कुछ नहीं बिगड़ता। अभी भी वक्त है, होश से काम लो, अपने गुरु भगवान और कृपालुओं के प्रति अपना फर्ज पहचानो। राम प्रकाश ने श्रोतागण पर नजर डाली और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मेरा एक सुझाव है, और बल्कि कहना चाहिए कि मेरा विश्वास है। वह तनिक रुख आगे बोला। इस बार तालियों की आवाज़ की लहर सूरत में आ गई। तालियां एक कोने से बजनी बंद होती तो दूसरे कोने से शुरू हो जाती। फिर राम प्रकाश ने कहा, भाइयों और बहनों, मुझे अपनी बात खत्म करने का मौका दीजिए। राम प्रकाश हाथ जोड़कर चारों ओर घूम गया। बात भगवान रविदास का प्रकाश उत्सव मनाने के साथ ही नहीं खत्म होती, बल्कि बहुत दूर तक आगे बढ़ती है। और इसका एक ही तरीका है, हर जगह भगवान रविदास के मंदिर बनाए जाएं। उन मंदिरों में उनकी पवित्र वाणी का पाठ हो। हुक्मकार वहाँ जाएं और पवित्र वाणी का श्रवण करें। भगवान रविदास का पहला मंदिर इसी स्थान पर जहाँ आप लोग बैठे हैं बनवाया जाएगा। उसके नींव का पत्थर प्रकाशोत्सव के दिन रखा जाएगा। इस बार तो तालियों का जोर इतने तेज बजा कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ गए। सेठ बक्सीराम माइक से हटे तो राम प्रकाश ने सामने बैठे लोगों की ओर ध्यान से देखा। काले पीले चेचकदा पानी बहती आंखों और सुड़सुड़ाते हुए नाक वाले चेहरों को देखकर वह सुहर उठा, लेकिन अगले ही क्षण अपने आप को संयत कर लिया। और मंदिर बनवाने के लिए धन चाहिए। मंदिर जितना भव्य बनेगा हमारी भी उतनी ही शोभा बढ़ेगी। और सबसे अपने अपने अनुसार चंदा देने की बात कहता है। चमड़ा फैक्ट्री का मालिक तो नहीं आया था, पर मुंशी तो आया था। सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से दान दिया, तो मुंशी ने भी अपने चमड़ा फैक्ट्री के मजदूरों की तरफ से दान दिया और बिना ही उनसे पूछे उनके एक एक दिन की मजदूरी को दान देने का वादा कर दिया। इस पर किसानों में या काली और अन्य लोगों में बहुत खुशफुस हुई। उन्होंने कहा, कम से कम हमसे पूछ तो लेती, हमारे पूछे बिना ही दान देने की बात कह दी गई। काली और अन्य लोग फोरमैन के ऐलान पर टिप्पणी से मसरूफ थे कि माइक पर एक बार फिर राम प्रकाश की आवाज़ आई, भाइयों और बहनों, अमीर लोगों ने तो सब नकदी, इमारत, ईंटा आदि दान करने की बात की, पर असली चीज़ तो मेहनत है और हम लोगों के पास यह बात बहुतायत में है। इस महान काम में सबको सहयोग देना है। भगवान रविदास की जय, सेठ बक्सीराम की जय और सेठ राम प्रकाश जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंज उठा। सभी ने अपने अपने नाम दर्ज करा दिए और शारीरिक श्रम का वादा किया। काली, किरपू, कृष्णा, बंसा और कुछ अन्य लोग जो पहले चुपचाप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राम प्रकाश को लोगों से फुर्सत मिले तो अपनी बात कहें, लेकिन जब लोगों का तांता खत्म नहीं हुआ तो काली और उसके साथी भीड़ में से चीर राम प्रकाश के सामने जा खड़े। काली को पहचानते हुए राम प्रकाश ने ज़्यादा समय नहीं लिया, वह मुस्कुरा दिया। हेलो, जलसे में थे ना आप लोग? हाँ जी, सब थे। गर्दन पीछे घुमाकर काली ने साथियों को इशारा किया। कैसा रहा जलसा? बहुत बढ़िया, आपने तो हमारे दिलो दिमाग रोशन कर दिए। कुछ अपनी पहचान होने लगी। हिम्मत से काम लो, आप खुद अपने आप को पहचान जाओगे। हाँ जी, ज़रूर पहचानेंगे, काली ने आश्वासन दिया। फिर किरपू का हाथ पकड़ अपने बराबर मिलाता बोला, सेठ जी, कारखाने में आपसे बात हुई थी। किस बारे में? अपनी तकलीफ़ों के बारे में। कुछ मांगे हैं हमारी? हाँ, लेकिन सेठ तो आ ही नहीं पाए, उनके बड़े दामाद का एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ नहीं आ पाए। देखो हमारी बिरादरी ने कितना दान दिया है, दिल खोल कर, बहुत दयालु आदमी है सब। हाँ सेठ, हमारी तकलीफ़ें कैसे दूर होगी? काली का सवाल था। राम प्रकाश एक क्षण चुप होकर बोला, आप लोग मुझे एक मेमोरेंडम तैयार करके दे दें, मैं देख लूँगा। और एक बात कहूँगा। क्या?
काली ने उत्सुकता से पूछा। आप लोग छोटी छोटी बातों में मत पड़ें, बड़ी बातों की ओर ध्यान दें। निजी समस्याओं को भूलकर बिरादरी की समस्याओं पर प्रकाश करें, राम प्रकाश ने सलाह दी। फिर काली के कंधे पर हाथ रख दिया। आप मिलते रहना, सड़क के बाईं ओर बिल्डिंग है, उसी में मेरा दफ्तर है, किसी से भी पूछ लेना, सब जानते हैं। राम प्रकाश अन्य लोगों से बात में मसरूफ हो गया और सब उसके साथ ही पीछे हट गए। कारखाने में काम काज नित्य की तरह चल रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ सामान्य दिखाई देने के बावजूद कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। दिलों में तनाव था। फोरमैन अपनी खाट से उठते बैठते और लेटे हुए हुक्के को गुड़गुड़ाने में मसरूफ था। उसने कारखाने में 2-3 चक्कर लगाए, कारीगरों से बात की, उन्हें भपकियां मारी, धमकियां भी दी, लेकिन अंदाजा पहले जैसा तीखा नहीं था। शाम का समय छप्पड़ के पानी में पेड़ों की परछाइयां गहरी होने लगी। दलानों और स्तूपों के साए बिछ गए तो मन में फैली हुई बेचैनी किसी सूरत में बहुत मुखर होने लगी। इशारों और सरगोशियों में सब बातें कर रहे थे। फोरमैन को इस स्थिति का भली भांति ज्ञान था और चिंतित होने के साथ साथ उससे निपटने की योजनाएं बना रहा था। फोरमैन ने घर जाने के लिए सामान समेटना शुरू किया तो काम में लगे हुए लोगों की नज़र उसकी ओर उठी। अपने 35-40 साल के तजर्बे में फोरमैन ने भांप लिया कि कहीं कुछ बदल रहा है। अचानक उसका ध्यान सेठ राम प्रकाश की ओर गया। उसने सोचा कि 25-26 वर्ष के छोरे में कितना बड़ा बीड़ा उठाया है। कभी कोई सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था हमारी बिरादरी का अपना कोई अलग अस्तित्व हो सकता है, पहचान हो सकती है। फोरमैन ने सोचा शायद कारखाने में भी उसी बदलाव की प्रक्रिया हो रही है। उसके बायकाट की तैयारी हो रही है। सबको पता है कि मालिक का आदमी है और हमेशा उसी का वफादार रहेगा। फोरमैन ने कारखाने के बाहर जाने के लिए हुक्का उठाया और नित्य प्रति की तरह आवाज़ें दे अलग अलग लोगों को माल संभालने की हिदायत दी। फोरमैन गेट की ओर बढ़ा तो सब अपना अपना काम छोड़ उसकी ओर देखने लगे। फोरमैन सहम गया। शायद उसने अपने को घेरे में लेना चाहते हैं ऐसा महसूस किया। फोरमैन हौज में खड़े बंसे के बराबर पहुंचा तो उसने अपना सिर इस तरह झटका जैसे फोरमैन की चुनौती स्वीकार कर ली हो। आंखों से आंखें मिला, नदी की तरह, मर्दों की तरह बात कर रहा हो। फोरमैन को अपनी ओर आता देख हौज से काली बाहर आ गया। उसके पांव थपथपा कर उसने पानी उतारा और कच्छे के साथ नमक चूने के पानी से सने हाथों को पोंछ लिया और आंख फैला फोरमैन को देखने लगा। काली के बराबर पहुंच फोरमैन के कदम अपने आप रुक गए। एक क्षण उसने सिर झुका लिया और फिर झटके से ऊपर उठा काली की आंखों में झांकने लगा। फोरमैन जी, आपसे बात करनी है। काली का स्वर नम्र था। एक छोड़ो, 2 बातें करो, लेकिन यह बात करने से पहले यह बता दो कि बात तुम्हें अपने बारे में करनी है या सबकी तरफ से। फोरमैन ने पूछा। काली और फोरमैन को आमने सामने देख सभी लोग अपना अपना काम छोड़ उनकी ओर देखने लगे। किरपू, किसना, हाला, भीमा सभी दलान में आ गए। बरियामा भी अपना काम बीच में छोड़कर स्तूनों के सहारे आ खड़ा हुआ। मेरी तरफ से हो या सबकी तरफ से, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी अपनी समस्या होगी या किसी एक आदमी का मसला होगा तो मैं उसे अपने तौर पर अपने ही साधनों से हल करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर सबकी समस्या होगी तो मुझे सोचना पड़ेगा, मालिकों से बात करनी पड़ेगी। फोरमैन ने एक एक शब्द पर जोर दिया। सबको एक सा सेंक लगा है, समस्या सबकी साझी है। किरपू भी आगे आ गया। हाँ बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? फोरमैन ने हुक्का जमीन पर रख किरपू की ओर देखा। क्या सेंक लगा है तुम्हें? काली ने सब पर नज़र दौड़ाई और किरपू किसने आदि का इशारा पाकर संयत स्वर में कहना शुरू किया। हमारी पहली समस्या है कि हमें पूछे बिना और हमारी मर्जी के बगैर उजरत क्यों दी गई? आगे बोलो। फोरमैन ने सिर टेढ़ा किया। यह सरासर जाती है। किरपू का लहजा दृढ़ था। दिन दहाड़े डांका है। किसना आवेश में आ गया। किसी को और कुछ कहना है तो जल्दी बोलो। खामोश थे सब। फोरमैन ने काली की आंखों में झांकते हुए कहा। इन लोगों को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। ये सब गूंगे थे। इनको बोलना तुमने ही सिखाया है। और कोई अपनी समस्या हो तो हमको बता दो। इस तरह सब बातें कर रहे थे और फोरमैन सबकी नज़रों में देख रहा था और समस्या पूछ रहा था। यूं तो आंखों आंखों में सब एक दूसरे को देख रहे थे या देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, पर कान सबके उन लोगों की बात में ही लगी हुई थी। फोरमैन जी, बात है
सबके उजरत और पैसे काटने की। काली ने फोरमैन को याद दिलाया। हाँ मुझे याद है, फोरमैन ने हाथ लहराया। यह फैसला मेरा नहीं था। क्या मालिक का था? नहीं, मालिक का भी नहीं था। फोरमैन ने धैर्य से उत्तर दिया। फिर किसका था? एक साथ किसने और निहाले की आवाज़ें आई। फैसला बिरादरी का था। फोरमैन बदस्तूर संयम बनाए हुआ था। फिर उसने याद दिलाया, तुम्हें याद होगा कि वहाँ चमड़ा मंडी और चमड़ा कारखाने के मालिक, अड़ाती, ठेकेदार, मुनीम सब थे। तुम उनकी तरफ देखो जिसने बिरादरी की खातिर अपना नाम ऊंचा करने के लिए 10-10 हज़ार का दान दिया। फोरमैन ने दोनों हाथों की उंगलियां पूरी फैला दी। 10 हज़ार बहुत बड़ी रकम होती है। शहर में गिने चुने रईस और व्यापारी होंगे जिनके पास इतना बड़ा जिगरा होगा। अपने भाषण का प्रभाव देखने के लिए फोरमैन कुछ क्षण खामोश रहा और बारी बारी सबकी आंखों में झांका। यह भाप कि वे रोकड़ की गिनती में खो गए हैं। फोरमैन की आवाज़ और भी ऊंची हो गई। चलो, सेठ जी तो अपनी बिरादरी के हैं, बल्कि बिरादरी की नाक हैं। लाला राधे श्याम, जिसका हमारी बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसका यहाँ कोई कारखाना है, पर उसने भी ईंट दिया है। फोरमैन भावुक हो गया। खून का दौरा और दबाव बढ़ जाने से उसका चेहरा सुर्ख हो गया और सांस फूलने लगी। ओए मुंडिया, मेरी खाट उठा ला और यहीं बिछा दे। फोरमैन ने जोर से सांस खींची। काली लपक कर खाट उठा लाया और हौजे से दालान के स्तूनों के साथ उसे बिछा दिया ताकि फोरमैन चाहे तो स्तून का सहारा ले सके। काली के कंधे पर हाथ रख फोरमैन खाट पर बैठ गया। उसने चिलम में आग और चिमटी से हिला जुला कर हुक्के को चालू किया और लंबे लंबे कस लिया। हो गई तसल्ली या अभी और किसी का कोई सवाल है? जब किसी का कोई उत्तर नहीं मिला तो फोरमैन बोला, अब मैं तुमसे 2 बातें करना चाहता हूँ। उसने चारों ओर देखा। काले के सिवा सबके सिर झुके हुए थे। तुम लोग 60-70 से 100 रुपये महीना तक कमाते हो ना? फोरमैन ने एक बार फिर सबकी ओर झांका। उसे इस बात का आभास मिला था कि वे सब चित हो गए। वह विजय से ओत-प्रोत हो गया। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी कमाई को कैसे खर्च करते हो। तुम्हें भी पता है और मैं भी जानता हूँ। मैं भी क्यों कहूँ कि तुम बीवी बच्चों को, बूढ़े माँ बाप का, बेसहारा भाई बहनों का पेट काट अपनी अय्यासी पूरा करते हो। चलो यह भी मान लेता हूँ कि तुम अपने टब्बर टिब्बर का पूरा ध्यान रखते हो, लेकिन 20-30-40 रुपये महीने का नशा दारू भी करते हो। 8 रुपये की बीड़ी सिगरेट पीते हो। अगर इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बिरादरी में धर्म के नाम पर दिए गए 5 रुपये पे क्यों आफत मचाए हो? काली ने ध्यान से फोरमैन की ओर देखा। फोरमैन जी, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? जिस आदमी को पीड़ा होगी वे जरूर कहेगा। हमसे बिना पूछे हमारे पैसे काट लिया गया। फैसला बिरादरी का था या किसी और का? हमें बताना तो चाहिए ना। फोरमैन ने काली की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सिर झुकाए इत्मीनान से हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तू अपने माँ बाप से पूछकर पैदा हुआ था? तुम लोगों ने सोचा कि शायद फोरमैन बेईमानी कर गया है। अगर हम अपने आप बता देते तो हमारे मन में ना कोई शक पैदा होता, ना ही आपके साथ बात करने की जरूरत पड़ती। देख मुंडिया, तू बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर। बिरादरी के जाने माने नेताओं ने हमारी, हम सब की, फोरमैन ने छाती पर हाथ रखा, बुनियादी तकलीफ पहचान ली है, उसका इलाज भी ढूंढ लिया है। और तुम क्या चाहते हो? यही कि यहाँ ट्यूबवेल खोदा जाए। ट्यूबवेल न सही, गहराई से पानी खींचने वाला नल ही लगवा दिया जाए। खाज खुजली की दवाई दी जाए। काली ने हाथ मलते हुए कहा, सुन मुंडिया, इन बातों का मेरे पास हमेशा से एक ही जवाब है, और यह जवाब कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए न्योता नहीं दिया गया है, बल्कि तुम सब अपने यहाँ किसी न किसी मार्फत ही आए हो। सब खामोश थे। फोरमैन की बात कड़वी थी लेकिन सच थी। सब सिर झुकाए खड़े थे। फोरमैन ने उन पर नज़र दौड़ाई और विजयी भाव से कहा, बिरादरी के लोगों को दुख तकलीफ हो तो लीडरों को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। काली मायूस हो गया। कल तू कहेगा कि बिरादरी तेरे हुक्के की चिलम भी भरे? फोरमैन आंखें घुमाकर एक क्षण हंसा। तो इसका मतलब है कि हमारे लीडर हमारी मौजूदा पहचान को हमेशा कायम रखना चाहते हैं? काली बहुत निराश। कौन सी पहचान? फोरमैन ने काली की ओर आंख भर देखा। यही हमारी गरीबी, बेबसी, बेकसी, बीमारी और मालिक की गुलामी। काली ने एक एक शब्द पर जोर दिया। फिर उसने निगाह अपने साथियों की ओर घुमाई। हम सेठ राम प्रकाश से बात करेंगे। वे बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे दुख दर्द और स्थिति को समझेंगे। तो करके ये भी देख लो। फोरमैन ने सर झटक दिया। काली दालान के स्तून के साथ सीधा पीठ टिकाए अपने बाएं हाथ के पीछे 2 उंगलियों के बीच सफ़ेद रंग की फुंसी को देख रहा था। उसे मवाद रिस रिस कर इर्द गिर्द फैल गया। उसमें टीस उठती तो काली के मुंह से निकल जाती। आह, काम खत्म हो गया काली? बंसे ने उसके पास पूछते हुए। भाजी, मैं खत्म कर रहा हूँ। काली ने अपना हाथ बंसे की ओर आगे करके दिखाया। यहाँ तो पाँव पड़ गई है, इससे बहुत दर्द हो रहा है। तो फोरमैन से बात कर और अपनी समस्या उनको बता।
वह ज़रूर कोई ना कोई इलाज करेंगे, उनके पास इसका इलाज है। एक बार उन्होंने एक और मज़दूर को दी थी जब उसके हाथ में पाव पड़ गई थी। जब मैं नया नया कारखाने आया था तो मुझे भी पाव पड़ गई थी, तो फोरमैन ने मरहम दी थी, बहुत आरामदायक है। रबड़ के बूट और लंबे दस्ताने मिल जाएं तो बीमारी हो ही क्यों। काली ने बंसी की ओर देखा। तुम फोरमैन से मिले तो सही। बंसी ने काली की बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। मुझे देखकर तो फोरमैन वैसे ही गुस्सा होता है। काली ने शंका व्यक्त की। ना ना, ऐसी बात नहीं है, वह बात सब भूल गया है। बल्कि तेरे बारे में जब उसने मेरे साथ बात की तो तुम्हारी तारीफ ही की। कह रहा था कि पूरे कारखाने में काली ही एक सियाना आदमी है। काली ने अपने हाथ को कपड़ा हटा दिया और मक्खियों को फुंसी पर बैठने से रोकने के लिए दूसरे हाथ से हवा देने लगा। फोरमैन आँख बंद किए हुए अलसाया लेटा था। उसने आंखें खोल चारों ओर देखा, हुक्के के 1-2 गस खींचे। फोरमैन ने एक बार फिर चारों ओर गर्दन घुमाई। काली ने फोरमैन की आवाज़ सुनी। फोरमैन ने बुलाया, ओ मुंडिया, इधर आ। उसकी ओर देखता रहा लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। और सुना नहीं? फोरमैन ने रोब दिखाया। फोरमैन जी, मुझे बुलाया? काली ने हाथ अपनी छाती की ओर बढ़ा लिया। और क्या, रब को आवाज़ें दे रहा हूँ? फोरमैन की ओर काली चल दिया। वह परेशान उठा। पहले तो उसने हाथ में तकलीफ थी, ऊपर से यह डांटेगा, गाली गलौज करेगा। ले चिलम में तम्बाकू भर और आग डाल। फोरमैन ने हुक्का और चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। तम्बाकू इससे ले लो। हाथ रखे काली एकटक फोरमैन की ओर देख रहा था। उसने भी आंखें फाड़ काली की ओर देखा। मेरी तरफ क्यों बिटर बिटर देख रहे हो? फोरमैन जी, आप चिलम में तम्बाकू डाल दे। अगर मैं भर लाता हूँ। काली ने संयम कर रखा। आग में भर लाता हूँ ना। तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई, या इनमें गेंदा उग रहा है? फोरमैन का लहजा और भी ज़्यादा कटाक्षपूर्ण था। फोरमैन जी, न मेहंदी लगी है न गेंदा उग रहा है, पाँव पड़ गई है, मवाद रिस रहा है। मवाद तंबाकू में मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। काली ने पाँव वाले हाथ को पीठ से छिपा लिया। फोरमैन सोच में पड़ गया। उसने हथेली में तंबाकू रख उसे दोनों हाथों से दबाकर पेड़ा बनाया। उसने चिलम के ऊपर गीटी से दबा दिया। लाओ फोरमैन जी, मैं आग भर लाता हूँ। काली ने अपने तंदुरुस्त हाथ चिलम की ओर बढ़ाया। नहीं, रहने दे, मैं आग भर लूँगा। फोरमैन एक हाथ में चिलम पकड़े हुए दूसरे हाथ से तहमद को थामे एक कोने में चला गया जहाँ उपले सुलग रहे थे। उसने आग भरी। काली स्तून का सहारा लिए खड़ा रहा। काली को आवाज़ दी उसने। तेरा आज का काम खत्म हो गया? खत्म ही समझो फोरमैन जी, 2 खाले पड़ी हैं हौज में, बस निकालनी है सुखाने के लिए। हाथ को कुछ आराम महसूस हो तो अभी निकालूंगा। काली फुंसी की ओर जोर से फूंक मारने लगा। दिखा तो कहाँ पाँव पड़ी है। फोरमैन ने हुक्के की नय छोड़ दी। काली खाट के पास सरक गया और बायां हाथ फोरमैन के सामने फैला दिया। फोरमैन जी, काफ़ी दिनों से इस जगह पर खाज हो रही थी और कई बार खाज करते करते इतना तंग आ गया कि जी चाहता कि हाथ काट दूँ। फोरमैन ने एक लंबा खसक। मैं पूछ रहा हूँ कि फुंसी बने कितने दिन हुए? 6-7 दिन तो हो गए हैं। पहले फुंसी वाली जगह लाल हुई, अब काले मुंह वाली हुई, फिर लाल, अब उससे मवाद पड़ गया। चिंता ना कर, कामकाज में बीमारी लगी रहती है। ये तो कुछ नहीं है। मेरे हाथ पाँव के अलावा पेट और मुंह में भी छाले पड़ गए थे। 1 साल तक बहुत तकलीफ थी, न दिन में आराम न रात में। खारिश खाए कुत्ते की तरह मुंह छिपाए फिरता था। फोरमैन की भौहें ऊपर उठ गए, जैसे पुरानी तकलीफ से फिर 2-4 होना पड़ रहा है। काली का ख्याल नज्जू की ओर चला गया। उसकी बच्चियों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम गए। घबरा नहीं, अभी तकलीफ शुरू हुई है, जल्दी आराम मिल जाएगा। फोरमैन ने काली को भरोसा दिलाया। उसकी निगाह हौज की ओर उठ गई। कितनी खाले पड़ी हैं हौज में? 2 होंगी, बाकी मैंने अच्छी तरह धोकर सूखने के लिए बिछा दी हैं। फोरमैन ने गर्दन घुमा चारों ओर देखा। जिंदर पर नज़र पड़ते ही उसको आवाज़ दी। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं फोरमैन जी, हौज में 2 खाले पड़ी हैं। फोरमैन ने इशारा किया। उन्हें धोकर सुखाने के लिए बिछा दे। जिंदर ने एक नज़र काली की ओर देखी, फिर हौले से तल्ख होठों से मुस्कुरा दिया। अच्छा जी, करे देता हूँ। कल से तू हौज पर काम करेगा। ऊपर सिलाई में तेरे हाथ अभी पूरी तरह साफ नहीं हुए। फोरमैन ने कारोबारी अंदाज में कहा और हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। फोरमैन जी, हौज में काम? जिंदर परेशान हो गया। देख मुंडिया, तुझे पता है मुझे किसी के मुंह से इनकार सुनने की आदत नहीं है। फोरमैन, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं तो इतनी विनती करना चाहता हूँ कि मैं खाल की सिलाई का काम बहुत हद तक सीख चुका हूँ। जिंदर ने मिन्नत की। यहाँ हर आदमी को सब काम करने आने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अग्गा दौड़ और पीछे चौड़ वाला हिसाब हो जाए। जिंदर कुछ क्षण हाथ मलता हुआ खड़ा रहा। वह कभी काली की ओर देखता, कभी फोरमैन की तरफ। इसी तरह
उसको कल से खाल धुलाई का काम करना था। यह काम उसको बिल्कुल पसंद नहीं। काली भी इस बात से सहम गया। उसने कहा, मेरा हाथ ठीक हो जाए मैं कर लूँगा, पर फोरमैन ने बड़ी ही चालाकी से उसको काम करने से रोक दिया। और फोरमैन ने काली को बड़े ही विनीत भाव से अपने पास बिठाया और एक लंबा कस लिया। कुछ अंतराल के बाद धीरे धीरे सिर हिलाता हुआ बोला, मेरा अंदाज़ा ठीक था। मैंने तेरी वाणी से समझ लिया था कि तू ज़रूर पढ़ा लिखा होगा। फोरमैन सिर झुकाए जल्दी जल्दी हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया और मन में कहा, उस ज़माने में 4 जमातें भी बहुत होती थी। इतने पढ़े लिखे लोग तो पटवारी बन जाते थे। कोई बहुत जोर मारता तो 10 पास कर लेता तो वह कलेक्टर बन जाता। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सहमा सा गर्दन झुकाए खड़ा रहा था। उसे जिंदर का भय महसूस हो रहा था। एक काम करोगे? फोरमैन ने स्निग्ध भाव से काली की ओर देखा। क्या फोरमैन जी? अचानक सवाल सुन काली चौंक गया। हिसाब किताब रख लोगे? किस चीज़ का? कारखाने का, खालों का, बाकी सामान का। अभ्यास नहीं है, कभी यह काम किया नहीं है। काली ने डरते डरते उत्तर दिया। गिनती तो याद है 100 तक, छोटी मोटी जमा तफरीत जर्ब तकसीम तो आती होगी। हाँ, इतना कुछ तो याद है। तजारत के सवाल भी हल कर सकता हूँ, काली ने विश्वास दिलाया। फिर डर क्यों रहा है? मैं तो अनपढ़ तोता हूँ, मुश्किल से 100 तक गिनती सीखी हूँ। मुंशी काम से बाहर जाता है तो मैं अपने आप हिसाब रखता हूँ, जब लौटता है तो उसे बता देता हूँ और वह उसे अपने बही खाते में चढ़ा लेता है। आज तक एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा। हैरानी प्रकट करने के लिए काली ने अपनी आंखें फैला दी और होंठ पिचका दिए और प्रशंसा में धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। लिखना पढ़ना तो मुझे आता नहीं, इस काम में कोरा लट हूँ। हमारे वक्त तो गांव में सिवाय पटवारी या मदरसे के, मुंशी के और कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। काली ने नज़रें झुका ली जैसे वह शर्मा गया। कैस रखते थे? मैंने बताया। ना कि मुझे 100 तक गिनती आती थी। कच्ची खाल और पक्की खाल की मैंने निशानियाँ बनाई हुई थी। इस तरह हर दुकानदार की भी निशानी बनाई हुई थी। कारखाने में काम करने वाले हर आदमी की भी मैंने निशानी बना रखी है। बस जितने रुपए का हिसाब होता उसकी निशानी की आगे उतनी लकीरें खींच देता। ठन्नी चवन्नी आदि। कच्ची खाल पर मक्खी की निशानी बना दी और पकी हुई खाल पर जूते की तस्वीर। सबकी अलग अलग पहचान है। बरियामा के माथे पर मांस उभरा है, उसकी यह निशानी। किरपे के दाएं गाल पर मोगली फोड़े का निशानी है, उसकी वह निशानी है। किसना आधी बोतल पीता है, सबकी कोई ना कोई अलग निशानी है। फोरमैन की बातों से काली मंत्रमुग्ध हो गया, फिर खड़ा रहा। तुम कभी घर आओगे तो मैं तुम्हें वह कॉपी दिखाऊंगा, मैंने संभाल कर रखी हुई है। फोरमैन और ज़्यादा इत्मीनान से हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। अच्छा, कल से तुम हौज पर काम नहीं करोगे। जब तक मुंशी वापस नहीं आ जाता कारखाने का हिसाब किताब रखोगे। शाम को कारखाना बंद होने से पहले सारी जमा तफरीक मुझे बताओगे। फोरमैन ने हुक्का उठा लिया। काली भी उठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि फोरमैन के ऐलान के बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। काली को अच्छी तरह मालूम था कि कोई भी आदमी कच्ची खालों की धुलाई का काम मन से नहीं करता। वह स्वयं भी इस काम को खुशी से नहीं कर रहा था, लेकिन उसके लिए कोई और चारा नहीं था। वह सबसे नया मजदूर था। उसे खालों की मलनी, छिलाई और रंगाई का बिल्कुल काम नहीं आता था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह बहुत परेशान था। फोरमैन चलते चलते रुक गया। कल से तुम दफ्तर में बैठोगे, सवेरे मंडी जाकर दुकानों के कच्ची खाले लाओगे और रेड़े पर लदवा कर गिनती करोगे और यहाँ पहुँचाओगे। तो काली का सारा काम मुंशीगिरी का हो गया। अब कारखाने के लोग उससे थोड़ा कटे कटे रहने लगे। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, सामान समेट गोदाम में रख रहे थे। जब कोई व्यक्ति काली के पास से गुजरता तो उसका दिल दहल जाता। उनमें से अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की और उसकी ओर घूर कर देखा भी नहीं। सब शाम से बिल्कुल बदले बदले से लग रहे थे। काली बहुत परेशान था। उसको पता था कि उसके दोस्त उससे अब कट कट कर रह रहे हैं, पर वह करे तो क्या करे। अब उसको मुंशी का काम मिल गया था। यह गेम फोरमैन ने बड़े आराम से खेला था। उसको पता था कि काली ही सबका नेता है। इसको उन लोगों से हटा दिया जाएगा तो ये लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। काली ने उत्तर में सिर हिला दिया और अपना पाँव वाला हाथ उसकी ओर दिखाया। यह सब होते होते फोरमैन गेम खेल गया और काली को मुंशी की जगह मुंशी बना दिया। अब काली सारे काम बड़ी जिम्मेदारी से करने लगा और कारखाने में वो सबसे बात करने की कोशिश करता, पर कोई उससे बात न करता।
वह बहुत परेशान था, करे क्या। कोई उससे बात, किसना भी उससे कटा कटा रहने लगा। किसने की घर जाने वाली गली में काली पहुंच गया। काली का मन हो रहा था कि वह किसने के घर जाए, पर किसना अब उसको अपने घर नहीं ले जाता। किसने के घर जाने वाली गली के मुहाने पर पहुंच काली रुक गया। क्या हुआ, क्या मेरे घर का रास्ता भूल गए हो? किसने ने हैरानी से पूछा। नहीं भाजी, रास्ता नहीं भूला, थोड़ा आगे जाना है घर, तब घर चलेंगे। काली ने हलवाई की दुकान फासले पर अनुमान लगाकर वहां जाकर कुछ लड्डू खरीदे। किसने ने पूछा, क्या दारू की बोतल लेनी है? नहीं भाजी, मैं दारू की बोतल नहीं लूँगा। ठेके के सामने पहुंच किसना रुक गया। काली ने फतुई की जेब से रुमाल निकाला और गांठ खोल रुपए गिन का किसने की ओर बढ़ा दिए। भा, आप दारू ले लो, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने वहां जाकर मिठाई की दुकान पर बैठ सोचने लगा कौन सी मिठाई खरीदूं। फिर उसको याद आया कि उसके गांव में लड्डू ही सबसे अच्छी मिठाई माने जाते थे, तो उसने ताज़े बने लड्डू पैक करवा लिए। किसना भाजी, तुम्हारे बच्चों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा सकता था, इसलिए मिठाई लेकर आया हूँ। किसने ने कोई उत्तर नहीं दिया, मन ही मन बहुत प्रसन्न था। काली को बिल्कुल अपना समझता था। यारा, काफ़ी दूर है बर्फ़ की दुकान, कल्लू को भेजकर मंगवा लेंगे। ना भाजी, हम तो बाजार में ही हैं, कल्लू को खास तौर से जाना पड़ेगा, चलो हम लोग खुद ही ले आए। अच्छा, तेरी जैसी मर्जी। फिर वो लोग बर्फ़ की दुकान गए और बर्फ़ को खरीद लाए। किसने के बाद घर पहुंचते ही काले ने न सिर्फ स्थिति से उत्पन्न भय, तनाव और उन्माद को पूरी तरह से कम कर लिया, बाकी वहां जाकर उसको बहुत अच्छा लगा। काली को देख कल्लू भी प्रफुल्लित हो उठा और छत से ही पुकारा, भाजी मत्था टेकता हूँ। कल्लू की आवाज़ सुन काली ने छत की ओर नजरें उठाई तो उसकी बाँछें खिल गई। वह कल्लू से बड़ा स्नेह रखता था। काली के पास आ उसने पैर छुए। काली ने कल्लू के सिर पर हाथ फेरा और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। काली मुस्कुरा दिया और आत्मीयता पैदा करने के लिए बच्चों के सर पे भी हाथ फेरा। इसका नाम छोटू है, किसने ने बताया, और दूसरे का इसका बच्ची का नाम भी उसने बताया। बच्ची पास आई तो काली ने उसे बाजुओं में उठा लिया और चेहरा बराबर पास लाते हुए, पुत्रे तेरा नाम क्या है? निक्की। बच्ची ने शर्मा कर दूसरी ओर मुँह घुमा लिया। बच्चों ने अजनबी के भय से होठ मसूर और बिसार लिए, उनकी गिरफ्त से छुटकारा पाने लगे। मालिया, डरते क्यों हो, तेरा चच्चा है। बच्चों को प्यार से झिड़क कृष्णा मुस्कुरा दिया। धीरे ही धीरे खुलेंगे। कल्लू मुस्कुराया और जब एक बार खुल गया तो फिर पीछा नहीं छोड़ेगा। ला, इसे मुझे दे दे। किसने ने छोटू की ओर हाथ बढ़ा दिया और भाग कर तू खाट बिछा। कल्लू की गोद से उचक किसने की बाहों में छोटू आ गया और प्रसन्न हो गया, अपनी छोटी छोटी बाहें लहराने लगा। काली यह देख बहुत खुश हुआ। किसने ने छोटू को निक्की की ओर बढ़ा दिया। जाओ पीछे जाकर खेलो। लेकिन छोटू किसने से चिपटा रहा था कि घर में आए नए अजनबी को देख सके। जा पुत्रा, अपनी माँ से चिज्जी ले ले, तेरा चाचा लाया है, किसने ने छोटू को पुचकारते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, ताकि उसकी पत्नी को भी पता चल जाए। चीजी का जिक्र सुन निक्की और छोटू कमरे में भाग गए। किसने ने खाट की ओर इशारा किया। बैठ काली। भाजी आप भी बैठो। काली ने खाट पर बैठते हुए सामने पड़ी खाली खाट की ओर इशारा किया। कमरे में हंगामा मचा हुआ था। बच्चे लड्डू लेने के लिए जिद कर रहे थे। रखी ने लड्डुओं का लिफाफा ऊपर छक्के पर रख दिया ताकि एड़ियाँ उठा कर के भी बच्चे ना पहुँच सकें। उसने पानी मांगा तो रखी पानी रखकर चली गई। भाजी आपकी मर्जी, सेवा करानी है, रोब रखना है तो छोटा भाई बना लो, अगर सेवा करनी है और दबके रहना है तो बड़ा भाई मान लो। काली हंसने लगा। इस तरह सब आपस में बातें कर रहे थे। किसने के घर काली को बहुत आनंद आया। वहीं पर उन लोगों ने खाना खाया और रखी ने भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया और काली की चोरी चोरी देखते हुए दोनों बच्चे लड्डू खाने लगे। जब लड्डू खत्म हो गया तो निक्की और छोटू एक दूसरे को देख काली की ओर उठ गए। और चाहिए? काली ने मुस्कुराते हुए छोटू को देखा। छोटू ने अनुभूति से सारी लाया। पहले पप्पी दो। छोटू का चेहरा ऊपर उठ गया और गाल की उसने काली की ओर कर दिए। उसने गाल पर हल्का सा चुम्बन ले लिया। इसी तरह बच्चे बहुत खुश हुए काली के आने से। किसना कमरे की ओर बढ़ गया और काली खाट पर लेट गया। उसे एक अजीब सा सुख अनुभव हो रहा था। किसने ने लड्डुओं का लिफाफा रखी के हाथ में दिया। ले तू भी खा, अच्छे मीठे और नरम है, लगता है आज ताजे ही बने हैं। किसने ने लिफाफे से एक लड्डू निकाल अपने मुंह में ठूस लिया। बच्चों को और मत देना, ज़्यादा लड्डू खाने से पेट खराब हो जाएगा।
यह पढ़ा लिखा है, 4 जमातें पास है। किसने ने काली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। हौजों से खाल की सफाई का काम से हटाकर इसको मुंशी बना दिया गया है। शादी हुई है पर बच्चा जन्मते समय इसकी घरवाली मर गई, ऐसा बता रहा था। बाकी इसके आगे पीछे कोई नहीं है, घर बार भी नहीं है। वह खामोश हो गया और किसना उसकी ओर एकटक देख रहा था और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। रखी चौंक सी गई। काली की कहानी रखी को बड़ा दुखपूर्ण लगी। अच्छा, रात को हम दोनों कोठे पर सोएंगे। चेहरे पर हाथ फेर किसना मुस्कुराया। उत्तर में रखी भी मुस्कुरा दी। रब का शुक्र है कि तुम्हें मुझे मेरी याद भी है। याद तो हर समय रहती है, पर क्या करूं, ऐसा मौका ही नहीं मिलता। चलो अच्छा जाओ, अब मेरे लिए पानी रख देना, बर्फ़ रख देना और आम का अचार भी रख देना। काली आज कारखाने का मुंशी बना है तो थोड़ी खुशी मना लें। ध्यान से पीना, कहीं ऐसा ना हो कि सारी रात खर्राटे लेते रहो और मैं पल पल गिन के वक्त काटूं। रखी ने ताकीद दे। नहीं, अकेला थोड़ी ना पीऊँगा, काली भी पीऊँगा। और किसना उसको पहलवान कहता था। दोनों बैठकर दारू पीने लगे और छोटे छोटे बच्चे भी काली से लिपट गए। उनको छाती से लगा। काली को अपार सुख का अनुभव हुआ। बच्चे काली से बड़ा स्नेह करने लगे। किसने ने कहा, पहलवान इन्हें सर मत चढ़ा, तेरा उठना बैठना आराम कर देंगे। बच्चे फिर भी काली से चिपटे रहे। काली को भी बच्चों के साथ बड़ा आनंद आ रहा था। खाट पर आसन जमा किसने ने काली की ओर देखा। बोतलें कहाँ हैं? काली ने बाईं ओर झुक खाट के नीचे से उठाया। अब सारे बच्चे अंदर चले गए। किसने और काली लगे मौज उड़ाने। काली ने उसकी देखा देखी वैसा ही। किसने ने आधा गिलास पीकर डकार मारी और सौंफ का स्वाद करारा है ऐसा कहा और अचार खाने लगे। प्याज ज़्यादा कड़वी नहीं है, रस स्वाद से ले रहा हूँ। काली ने चुस्की ली। रखी गांव से आई है। गांव का जिक्र सुन काली उदास हो गया। उसका गिलास एक साथ ही उठा, उसने गटागट पी लिया। काली की उदासी और गहरी होने लगी और अपना गिलास पूरी तरह खाली की और होंठ से वह चाटने लगा। पहलवान, आज तो तू फर्राटे भर रहा है। किसना हंसा। फिर उसे खींच आई। काली शायद इसलिए जल्दी जल्दी पी रहा है क्योंकि बोतल पर केवल उसके पैसे लगे हैं। इस शंका को किसना अंदर ही अंदर तिलमिला गया। पहलवान, सब्र रख, आराम से पी, खत्म हो गई तो मैं और ले आऊँगा। काली चकित रहा। किसने का अभिप्राय समझ उसे अफसोस हुआ, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। किसने के कंधे पर हाथ रख काली स्निग्ध भाव से बोला, भाजी आप क्या कह रहे हैं? वे सब अपनी माँ के खसम हैं। हमारे बाकी साथी किरपू, भाजी, बंसा, जिंदर, शायद वो खुश नहीं है, पर मैं खुश हूँ। वो सब साले अपनी माँ के खसम हैं। दूध भैंस देती है, रस्सा कट्टू तुड़वाता है। भाजी, मुझे डर महसूस होता है। क्यों डर लगता है? इसलिए कि हम इकट्ठे रहते हैं, हमारा 24 घंटों का साथ है। अभी मुझे कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं। हाथ में पाँव पड़ने की वजह से ही नमक चूने के पानी से शायद कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली है। तो अपनी दारू ना खराब कर। तू ज़्यादा तू तरह करेंगी तो मैं उनसे निपट लूँगा। फोरमैन का हाथ तो तेरी पीठ पर है ना? किसने ने काली का हौसला बताया। बस मेरी समस्या तो कारखाना बंद होने के बाद और ज़्यादा गंभीर हो जाया करेगी। जब आप सब लोग चले जाया करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा? बात करने के लिए तरसता रहूँगा। डरा धमका के भी ये लोग मुझे मार सकते हैं। यारा, क्या हो गया है तुझे आज? ये भी तेरा अपना घर है, जब मन हो उदास हो तो चले आना। किसना मस्ती में यहाँ सेखी बघाने लगा। काली को यह आश्वासन देता कि फिक्र न करो, जरूरत पड़ी तो एक दूसरे को जोहाड़ में गोते लगवा देंगे। रखी ने उनके निकट आ जब रोटी के बारे में पूछा तो दोनों चौंक गए। क्या पकाया है? मसूर की दाल, बाकी अचार प्याज गुड़ तो है। अच्छा तू तैयारी कर, हम सब लोग खाना खाएंगे। फिर इस तरह सबने खाना खाया। 2 थालियों में रखी रोटी लाई। काली खाट से उठ गया। भाभी, तूने आवाज़ दी होती तो मैं ही ले आता। किसने के घर काली ने रोटी खाई। बहुत आनंद आया उनको रोटी खाने में। रोटी खा के वो वहीं पे ही सो गए। कच्ची खालों के रेढ़े के नमक को बाएं हाथ से दबाए हुए काली ने कारखाने में प्रवेश किया। रेढ़ा रुक गया। उसने दीवार की ओर इशारा किया। खाले टिका दी। रेढ़े वाले खाल को नीचे रख रहा था। काली उंगलियों पर उनकी गिनती करता हुआ मुँह से बुदबुदा रहा था। जब 32 खाले रेढ़े से उतर गई तो काली ने रेढ़े वाले को इशारा किया। वह चले गए। उन्हें भयभीत होकर गहरी सोच में डूबता हुआ छोड़ काली ने दोनों को देखा। काली ने हिसाब लगाया।
उन चारों के बाहर आने के बाद कारखाने में कोई नहीं होगा और 32 खिड़की खुली पड़ी हैं। रात की घटनाएं एक एक बार उसके दिमाग में घूम गई। वे गली में आगे बढ़ने लगे तो काली घबरा गया और अपनी बाई और मुड़ दूसरी गली में जा घुसा। पेशाब के बहाने दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। उनका इंतजार करने लगा। आपस में बात करते करते, बाजू लहराते, एक दूसरे से कंधा रगड़ते हुए दाएं बाएं तंदूर की ओर मुड़ गए। काली ने खड़े खड़े पीठ द्वार की ओर टेक दी और सोचने लगा कि मुंशी बनकर वह कितनी मुसीबतों में फंस गया है। सब उसके दुश्मन बन गए हैं, उसके ही दोस्त उसके दुश्मन बन गए हैं और वह उन लोगों के लिए जो ज़रूरतों की बात करता था वह भी नहीं करता, क्योंकि उसको भी तो सुविधाएं मिल ही गई है। इसी से सब उससे चिढ़ते हैं। काली इसी उधेड़ मन में फंसा कि गली में उसे कदमों की चाप सुनाई दी। एकदम से वह घबरा गया और परेशान हो गया तथा दफ्तर के अंदर घुस गया। गेट का चरखा घुमाने की आवाज़ सुन उसका दिल दहल गया। उसने सांस रोक ली। गेट बंद कर वे कच्ची खालों के पास रुक गए। चलो यार, हुक्के का कस ले लें, अभी टाइम है, निहाला बोला। जब तक फोरमैन नहीं आता टाइम ही टाइम है, बंसा हंसा। अरे उसका चमचा जो यहाँ बैठा है हम सबकी जासूसी करने के लिए। काली और भी भयभीत होकर दीवार से चिपट गया। ठोकर न मार मुंडिया, ये खा ले, नहीं हमारे लिए रोटियां हैं, निहाले ने समझाया। जब वे दालान के पार चले गए तो काली दबे पांव कमरे से बाहर आया। जल्दी जल्दी ताला लगा और धीरे से गेट को बंद कर गली में बाहर आ गया। काली इस आशा के साथ धीरे धीरे सड़क किनारे चल रहा था कि रास्ते में किसने से भेंट हो जाए और बीती रात की घटने की चर्चा उससे करे। काली एक ढाबे में जा घुसा। खाली बेंच पर बैठ तंदूरिये से 2 पराठे और मीठी लस्सी देने के लिए कहा। जब पराठे उसके सामने गए तो वह छोटे छोटे टुकड़े तोड़ इत्मीनान से चबाने लगा। वह चाहता था कि कारखाने में वापस पहुंचने से पहले किसना वहां होना चाहिए। ले देकर वही तो एक उसका सहारा है। तंदूरिये को पैसे दे काली ढाबे से बाहर आ खड़ा हुआ। अब उसे अपने साथियों का डर छोड़ फोरमैन का भय खाया जा रहा है। इसी तरह वह जैसे तैसे काम खत्म कर कारखाने पहुंचा। कारखाने पहुंच कर वहाँ उस फोरमैन को देख वह भयभीत हो गया। तो इसके आगे का भाग हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।